हेलो एवरीवन। देखिएगा लास्ट लेक्चर में अपन बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स पढ़ रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो। फर्स्ट टाइप की बैलेंसिंग मैंने समझा दी थी आपको ITUS मेथड से। टाइप सेकंड आज टाइप सेकंड बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रपोर्शन रेडॉक्स। ये डिसप्रपोर्शन रिएक्शन क्या होती है, पहले इसके बारे में बात करते हैं अपन, है ना। पहले डिसप्रपोर्शन के बारे में बात करते हैं, फिर वापस आएंगे बैलेंसिंग के ऊपर। डिसप्रपोर्शन रेडॉक्स रिएक्शन। विस्मानुपाती अभिक्रिया, विस्मानुपाती रेडॉक्स अभिक्रिया। विस्मानुपाती रेडॉक्स अभिक्रिया, इसके बारे में बात करते हैं। क्या होती है विस्मानुपाती रेडॉक्स अभिक्रिया? डेफिनेशन देखिए, यदि किसी यौगिक में एक ही तत्व का ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है, एक ही तत्व का ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है, तो उसे विस्मानुपाती अभिक्रिया कहते हैं। एक ही तत्व का होना चाहिए, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल समझा रहा हूं। यदि किसी यौगिक में एक ही तत्व का ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? विस्मानुपाती रेडॉक्स अभिक्रिया। एग्जाम्पल देखिए, जैसे H2O2 लिया, H2O2 लो, ये डिकम्पोज हुआ H2O प्लस O2 के अंदर। अपन को चेक करना है तो कुछ भी अगर रेडॉक्स के अंदर, तो मैंने बोला ऑक्सीडेशन नंबर लिखा करो। ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूं, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखा मैंने -1, ऑक्सीजन का लिख रहा हूं -2 एंड 0, ये आया। -1 वाला ऑक्सीजन ही गया -2 में, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। और -1 वाला ही गया 0 में, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज अगर एक ही तत्व का होता है, तो उसे कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? डिसप्रपोर्शन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक ही तत्व का हुआ। और एग्जांपल देखिए, ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड नंबर, H3PO3 को अगर आपने हीट किया तो बनता है H3PO4 प्लस फॉस्फीन बनता है PS3। ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, अपना मालूम चल जाएगी कहानी। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3, +5, -3। +3 वाला +5 में गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। +3 वाला -3 में गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, एक ही तत्व का हो रहा है, फॉस्फोरस का हो रहा है, डिसप्रपोर्शन रेडॉक्स है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल मैंने लिखा H3PO2 को अगर हीट करता हूं तो बनता है H3PO3 प्लस PH3, ये बन गया जैसे। ठीक है, अब इसका अगर मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है, फॉस्फोरस का हो गया +3 हुआ या +1, +3 -3, +1 वाला गया +3 में, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। +1 वाला आया -3 में, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों किसके हो रहे हैं? फॉस्फोरस के ही हो रहे हैं। एक ही तत्व का अगर ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी होता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी होता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शन रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बात, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा? बैलेंसिंग की बात में करूंगा मैं। अगर आपसे ये पूछ ले कौन सा यौगिक जो है वो डिसप्रपोर्शन शो करेगा या नहीं करेगा, ऐसा दे दे, तो मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं। यदि तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर
मिनिमम या मैक्सिमम है, मिनिमम ऑब्लिक मैक्सिमम है, तो वह विषमानुपाती अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा, विषमानुपाती अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा। अगर या तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है तो वो विषमानुपाती अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। जैसे मैं एग्जांपल एक क्वेश्चन दे दूं आपको, कौन सी स्पीसीज विषमानुपाती अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगी, अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगी। ठीक है, ऐसा दे दिया तो सुने बात को, 4 ऑप्शन दिए, ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस एंड ClO4 माइनस, ऐसा दे दिया और पूछा कौन सा विषमानुपाती अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, +1, +3, +5, +7, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में विषमानुपाती अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको तो बस ये चेक कर लेना, रेंज का या तो मैक्सिमम पॉइंट नहीं होना चाहिए या मिनिमम पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर मैक्सिमम या मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है उसका, तो उस कंडीशन में वो क्या शो करेगा, विषमानुपाती अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेगा। बात क्लियर सारी? चले आगे। चल अब अपन बात करते हैं इसके बैलेंसिंग की। तो अपन पहचान तो लेंगे कि ये डिस्प्रपोर्शन है, तो अब उसकी बैलेंसिंग कैसे करेंगे। चलो आते हैं, मेन मुद्दा आता है बैलेंसिंग का। 7 क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, अगर आपको मालूम है तो, बैलेंसिंग से रिलेटेड। आगे बात करते हैं। ऐसी रिएक्शन आए तो उसको बैलेंस करना है, बैलेंसिंग फ्रॉम बैक साइड। कहां से बैलेंस करोगे? बैक साइड से, मतलब प्रोडक्ट की साइड से। कौन सी साइड से? प्रोडक्ट साइड से। ठीक है, ITUS मेथड प्रोडक्ट साइड इस साइड से लगाना है आपको। मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, P4 की रिएक्शन करवाई बेसिक मीडियम में, OH माइनस बनेगा PS3 प्लस हाइपोफॉस्फाइड H2PO2 -1। पहले तो चेक करो डिस्प्रपोर्शन है या नहीं, उसके बाद की बात है बैलेंसिंग करना। तो पहले चेक करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा करो सबसे पहले 0, -3 +1। 0 वाला -3 में भी गया, 0 वाला +1 में भी गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी है। इसका मतलब कैसी रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शन है, ये तो समझ में आ गया। अब मैं इस साइड से बैलेंस करूंगा, तो टोपी इनकी लिखनी इस बार, PH3 की टोपी। तो मेरे लिए क्रियाकारक कौन हो गया, एक तरीके से PH3। अगर PH3 क्रियाकारक हो गया तो -3 वाला गया 0 में, तो 3 की टोपी आएगी, और H2PO2 माइनस की टोपी। इधर कितने हैं, 4 है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, क्रियाकारक तो ये है। इसके प्रति अणु में फॉस्फोरस कितना है वो चेक कर लो, 3 और 1 आ गया, तो 3 और 1 आ गया, तो यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो। ठीक है, फॉस्फोरस हो गए 4, तो ये 4 हो गए। मीडियम बेसिक है, तो मीडियम बेसिक है तो सीधा चार्ज बैलेंस करो, -3 है तो 3 OH लगा दो, 3 OH लगा दिया। हाइड्रोजन चेक करो, 3 और 6 9, अभी इधर 3 ही आए, तो 3 H2O और लिख दो। ऑक्सीजन रेंडमली चेक करना चाहो तो कर लो, 3 और 3 6, 3 दूनी 6, बैलेंस है। ये पूरी रिएक्शन बैलेंस होगी। वहां पे ये रिएक्शन मिलेगी तो P4 + NaOH मिलेगा। ठीक है, तो PS3 + NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड नाम हो जाएगा। ठीक है, चलो सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं बैलेंसिंग में। सेकंड रिएक्शन, सल्फर लिया प्लस OH माइनस लिया बेसिक मीडियम, S-2 प्लस S2O3 -2 थायोसल्फेट। पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर लिखो जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि ये डिस्प्रपोर्शन है या नहीं है। 0 -2 +2, 0 वाला -2 में गया, 0 वाला +2 में गया, डिस्प्रपोर्शन है। S-2 की टोपी कितने की आएगी बोलो भैया, 2 की। S2O3 -2 की टोपी बोलो कितने की आएगी,
2 से गया 0 में 2 और 2 सल्फर है तो 4, सिंप्लीफाई करके बोलो 1 और 2, 1 और 2 तो इसका मतलब इधर 1 लगाना है, इधर 2 लगाना है, कितने सल्फर हो गए 4 हो गए, ये लो 4 सल्फर हो गए, चार्ज माइनस का 2 इंटू 2 माइनस का 4 और माइनस का 6, तो 6 OH लिख दो। जैसे ही 6 OH लिखो तो इधर लिखोगे 3H2O। ऑक्सीजन रेंडमली चेक कर लो, 6 3 और 3 6। थर्ड नंबर डिस्प्रपोर्शन का थर्ड एग्जाम्पल, ये लो थर्ड एग्जाम्पल चेक कर रहे हैं। Cl2 प्लस OH माइनस, Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। फेमस रिएक्शन है ये सारी, अगर आपको मालूम है तो मैं 2 रिएक्शन लिख रहा हूं, दोनों डिस्प्रपोर्शन है, इनको ध्यान रखना, बैलेंसिंग आपको कर लेनी है। Cl2 प्लस कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH होता है तो बनता है Cl माइनस प्लस OCl माइनस, डिस्प्रपोर्शन है। Cl2 प्लस हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH लेते हो तो बनता है Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। ये दोनों डिस्प्रपोर्शन है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक में आएगी, मैंने अभी बता दी है। चले अब इसको कैसे टैकल करें, इसको टैकल करना है तो पहले चेक कर लो डिस्प्रपोर्शन है या नहीं है। तो मैं बोलो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, -1 है +5 है, 0 वाला -1 में भी गया +5 में भी गया, इसका मतलब डिस्प्रपोर्शन तो है। Cl माइनस की टोपी आएगी 1 की, ClO3 माइनस की टोपी जो आएगी वो आएगी 5 की, बस काम हो गया आपका। इधर 5 लिख दो, इधर 1 लिख दो, कितने Cl हो गए 6, 3 लिख दो, चार्ज बैलेंस करो, -5 और 1 6, तो 6 OH। जैसे ही 6 OH आएगा तो 3 H2O आ जाएगा। एक एक लाइन में बैलेंस हो जाएगी, देख लो, एक एक लाइन में बैलेंस हो जाएगी आपसे। अगला एग्जाम्पल एक और देख लो, चलो डिस्प्रपोर्शन का। किसी ने ये वाला एग्जाम्पल दे दिया कि H3PO3 को हीट किया तो PS3 बना प्लस H3PO4 बना, ठीक है सब। ये अगर दिया किसी ने एग्जाम्पल तो अपन का लिखो ऑक्सीडेशन नंबर +3 -3 +5, +3 वाला -3 में इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, +3 वाला +5 में इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रहा है, डिस्प्रपोर्शन है। -3 वाला +3 में आया, ढंग से सुने, PS3 की टोपी, -3 वाला +3 में आया तो +3 माइनस का 3 हो गया 6, और H3PO4 की टोपी 2 की आ जाएगी। सिंप्लीफाई कर दे, 3 और 1, इसका मतलब 3 यहाँ पे लगेगा, 1 यहाँ पे लगेगा, 4 फॉस्फोरस हो गए, रिएक्शन बैलेंस है। देखो 4 तिया 12 ऑक्सीजन हुए, 3 चौक 12, 9 और 3 12, 4 तिया 12, कर लोगे बैलेंस। डिस्प्रपोर्शन कैसी भी रिएक्शन आएगी तो बोलो भैया, ठीक है। चलो तो फर्स्ट टाइप से तो ये अलग है ना, डिस्प्रपोर्शन है, तो डिस्प्रपोर्शन आइडेंटिफाई कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते ही अपना मालूम चल जाएगा, और उसके बाद उसको कहां से बैलेंस करना है, बैक साइड से। चले टाइप थर्ड पे आते हैं, टाइप थर्ड पे टाइप थर्ड पे बात करते हैं। टाइप थर्ड क्या होगी, यदि उत्पाद में एक तत्व एक से अधिक बार एवं उनके ऑक्सीकरण अंक अलग अलग हो, तो ये थर्ड टाइप होगी। एक तत्व उत्पाद में एक से ज्यादा बार आया और उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है, अलग अलग है, तो वो थर्ड टाइप की रेडॉक्स हो जाएगी। मैं भी एग्जांपल लिखूंगा तो मालूम चल जाएगा, ये पहले दोनों टाइप से डिफरेंट है, ठीक है। तो उसको कैसे बैलेंस करें,
इसको भी बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग फ्रॉम बैक साइड मतलब प्रोडक्ट की साइड से। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, पहला एग्जाम्पल आप तो समझते जाना। आपको मालूम है ना, कॉपर की रिएक्शन जब डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाते हो, तो मैं अब डाइल्यूट हटा देता हूं, डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाते हो तो कॉपर नाइट्रेट बनता है प्लस NO बनता है। ठीक है, चलो ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। ऑक्सीडेशन नंबर लिखा तो इधर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया 0, इधर +5, इधर कॉपर का +2, नाइट्रोजन का +5, इस नाइट्रोजन का +2। चेक करो, उत्पाद की साइड में नाइट्रोजन 2 बार आया और दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है ना, अलग अलग। तो डिसप्रपोर्शन तो नहीं है, एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन नहीं हो रहा है। कॉपर का तो हो रहा है ऑक्सीकरण, यहाँ पे 5 वाला 2 में गया, नाइट्रोजन का कुछ नाइट्रोजन का तो रिडक्शन हुआ, कुछ का नहीं हुआ, तो डिसप्रपोर्शन नहीं है, ये तो बात मालूम चल गई। पहले टाइप की नहीं है, पहले टाइप में ऐसा केस कभी हुआ ही नहीं। एग्जाम्पल चेक कर लो, 7-8 बार करवाए हुए, जो 7-8 एग्जाम्पल करवाए हुए उनको चेक कर लो, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि ये जो है ना नाइट्रोजन 2 बार आया था तो 2 बार आ गए। इनको कैसे करें, बैक साइड से बैलेंस करना है। बैक साइड से इसका मतलब कॉपर नाइट्रेट की टोपी देखो सीधा, आपको कॉपर नाइट्रेट की टोपी देखी तो मैंने कहा कॉपर +2 में 0 में गया तो 2 का चेंज है, नाइट्रोजन 5 में था 5 में ही गया, कोई चेंज हुआ ही नहीं तो 2 की टोपी आ जाएगी। NO की टोपी तो आप बोलोगे NO था, नाइट्रोजन +2 में इधर गया 5 में, 3 का चेंज आ गया, बस काम हो गया। कॉपर नाइट्रेट की टोपी 2 है तो इधर 2 लगा दे, इधर 3 लगा दे, ये लगाते ही कॉपर 3 हो गए, ये लो कॉपर 3। नाइट्रोजन काउंट करें, 2 3 6 और 2 8, तो ये लो 8 HNO3, 8 HNO3 आया तो इसका मतलब इधर 4 H2O आ जाएगा। हो गया काम सिंपल सा, 4 H2O आ जाएगा। सेकेंड रिएक्शन, जब तुम लोग कॉपर की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 के साथ करवाते हो तो कॉपर नाइट्रेट तो बनता ही है प्लस NO2 और बनता है। ठीक है, मैं एक ही लाइन में रिएक्शन बैलेंस कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो फिर बैलेंस कर देते हैं। 0 +5 +2 +4, यही बात हुई। नाइट्रोजन 2 बार आया, दोनों बार उसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है प्रोडक्ट की साइड में। थर्ड टाइप की रेडॉक्स है, थर्ड टाइप की रेडॉक्स है तो इसका मतलब इसकी टोपी कितने की आएगी, 2 की, इसकी टोपी आएगी 1 की, तो यहां पे लिखना है 2, इधर लिखना है 1, तो इधर कॉपर 1 लिखना है। नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4, ये 4 HNO3 लिखा। जैसे ही आपने 4 HNO3 लिखा तो 2 H2O इधर लिख दो। रिएक्शन चेक करो ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में 12 है, 3 दूनी 6, 4 10 और 2 12, बैलेंस है। देख लो एक एक लाइन में बैलेंस हो जाएगी रेडॉक्स। थर्ड नंबर एग्जाम्पल, इस मेथड से एक एक लाइन में बैलेंस हो जाती है, बस आप तो पहचान लो कि कौन से टाइप की रेडॉक्स है। थर्ड नंबर K2Cr2O7 प्लस HCl, KCl प्लस CrCl3 प्लस Cl2, ये लो। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। पहले चेक करो कि थर्ड टाइप की है या नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, क्रोमियम का +6 Cl का -1, पोटेशियम का +1 Cl का -1, क्रोमियम का +3 Cl का -1, Cl का 0। प्रोडक्ट की साइड में क्लोरीन 1 से ज्यादा बार आया, 3 बार आया, एक बार ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और 0, इसका मतलब अलग अलग है। थर्ड टाइप की रेडॉक्स है। बैलेंसिंग बैक साइड से करूंगा। अब मेरे को तो मालूम है इसकी टोपी उसके सर तो 2 जने ही होने चाहिए, प्रोडक्ट की साइड में कितने जने हो गए, 3, कोई बात नहीं। क्या Cl -1 से -1 में गया तो क्या कोई चेंज हुआ, नहीं। पोटेशियम +1 में था, पहले भी +1 में, तो कोई चेंज हुआ क्या, नहीं। तो ये तो कोई काम का ही नहीं, KCl कोई काम का ही नहीं है, काम के ये CrCl3 और Cl2। CrCl3 की टोपी कैलकुलेट कर लो, क्रोमियम था +3 में, इधर जाएगा तो 6 में, तो 3 की टोपी आएगी। सर इधर 2 क्रोमियम है, इधर नहीं चेक करना, रिएक्टेंट वो है इस बार प्रोडक्ट वाले। Cl2 की टोपी, Cl था 0 में, इधर आया -1 में, 1 का चेंज है, 1 × 2 2 हो जाएगा। लगा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ढंग से समझना। इसकी टोपी 3 है तो यहाँ 3 लिख दे, यहाँ 2 लिख दे, पहला काम ये करना है। जो ब्लू पेन से लिख दिया मतलब बैलेंस है। क्रोमियम कितने हैं, 2, जैसे ही क्रोमियम 2 लिखा तो यहाँ पे 1 लिख दो, क्रोमियम 2 हो गए।
यहां से पोटेशियम कितना गया 2, पोटेशियम इधर ही आ रहा है तो ये 2। अब इधर देखो सब जने ब्लू आ गए, तो अब यहाँ पे Cl काउंट कर लो, 6 6 12 और 2 14, इसका मतलब 14 आएगा। जैसे ही 14 HCl आएगा तो इधर क्या लिखना पड़ेगा 7H2। क्या लिखना पड़ेगा 7H2। वापस देखो एक एग्जांपल इसी टाइप का जिससे आपको आइडिया चले, और तो 3 बार आया है ना। KMnO4 की रिएक्शन HCl के साथ करवाओ, KCl प्लस MnCl2 प्लस Cl2। Cl 3 बार आया, इसका मतलब है तो यही है थर्ड टाइप की। प्लस 7 -1 -1 प्लस 2 -1 0। KCl का कोई रोल नहीं। MnCl2 की टोपी कैलकुलेट कर लो 5 की, और Cl2 की टोपी 2 की, 1 × 2। इसकी 5 की है तो 5 इधर लगा दो, 2 इधर लगा दो। जैसे ही 2 लगाया तो यहाँ पे Mn 2, पोटेशियम 2 हुआ तो यहाँ पे पोटेशियम 2, उधर Cl सारे आ गए, 2 और 4 6 और 10 16, तो 16 HCl लगाओ। जैसे ही 16 HCl लगाओगे तो इधर 8 H2O लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा 8 H2O लगाना पड़ेगा। बात क्लियर, बोलो भैया, बात क्लियर हो गई। ये आ जाएगा MnCl2 की टोपी 5, Cl2 की टोपी 2, ये सब कुछ बैलेंस्ड। चले आगे। ये बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हुआ। 4 और 4 8 और 7 एक एग्जाम्पल पहले करवा दिए, 15 एग्जाम्पल मैंने करवा दिए। ठीक है, ये तो करवाने का तरीका देखो अपना ये था। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में 4 ऑप्शन लिखे हुए होंगे, इसको मान लेगा x, इसको मान लेगा y, इसको बोल दिया z, बोलेगा x y z की वैल्यू बताओ, तो आप बैलेंस करके 1 सेकंड में बता दोगे। एक लाइन में बैलेंस करने आना चाहिए, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज आप डायरेक्ट चेक कर लोगे। थर्ड टाइप की है, अच्छा +2 है, उधर गया 0 में 2 की टोपी आएगी तो इधर 2 लिख दो। ये +2 में 5 में गया 3 की टोपी, ये 3 लिख दो। अपना 1 मिनट भी नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है बात, चले आगे। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करते हैं तुल्यांकी भार की इक्विवेलेंट मास की। इक्विवेलेंट मास तुल्यांकी भार ज्ञात नहीं कर रहे, ओनली फॉर डेफिनेशन और बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं इसका। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी द्रव्यमान बोलो, भार बोलो। पहले बेसिक डेफिनेशन समझो। बेसिक डेफिनेशन है क्या तुल्यांकी भार? तुल्यांकी भार किसी तत्व का वो द्रव्यमान है, किसी तत्व का वो द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान है जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से या ऑक्सीजन के 8 ग्राम से या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से अभिक्रिया करता है। तो मैं ऐसा बोलूं कि किसी तत्व का वो द्रव्यमान, किसी तत्व का वो द्रव्यमान जो हाइड्रोजन के तो 1 ग्राम से, ऑक्सीजन के 8 ग्राम से और क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्ट करे, उसी को अपन क्या बोलते हैं? तुल्यांकी भार बोलते हैं। हाइड्रोजन के 1 ग्राम से, ऑक्सीजन के 8 ग्राम से और क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्ट करे, उसी को क्या बोलते हैं? तुल्यांकी भार बोलते हैं। ठीक है, समझे बात को। एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने एग्जाम्पल लिया कि सोडियम का तुल्यांकी भार मेरे को ज्ञात करना है। ठीक है भैया, सोडियम का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, तो मैंने सोडियम की रिएक्शन लिखी इसमें से। Na + Cl2 कन्वर्ट हुआ NaCl, मोल कंसेप्ट अपन पढ़ चुके हैं, तो 2 NaCl हो जाएगा। इसका 46 ग्राम हो जाएगा, ये 71 ग्राम हो जाएगा।
35.5 पे कितनी रिएक्शन होगी, इसको आधा कर दो 35.5 हो जाएगा, इसको भी आधा कर दो ये 23 ग्राम हो जाएगा। 35.5 से कितना रिएक्शन कर रहा है, 23 ग्राम। 35.5 से कितना रिएक्शन कर रहा है, 23 ग्राम। तो इसका मतलब सोडियम का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23। चलो अगला एग्जांपल देखो। अगला एग्जांपल मैंने बोला मैग्नीशियम का कैलकुलेट करके बताओ। तो तुम लोग वापस क्या करोगे, Mg प्लस Cl2 करके लिख दिया। मैंने रिएक्शन को थोड़ा अलग लिखा इस बार। क्या लिखा, Mg प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनेगा MgO और ये हो गया 2, ये हो गया 2। ठीक है, अब सुने बात को। 2 मैग्नीशियम है तो 48 ग्राम होगा और ये 32 ग्राम होगा। 48 और 32 हो गया। इसका 8 ग्राम, क्यों ऑक्सीजन के तो 8 ग्राम पे ही तो रिफाइन होता है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना रिएक्ट कर रहा है, ये 1/4 किया तो इधर भी 1/4 कर दो, 12 ग्राम आएगा। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से 12 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम जो आएगा वो कितना आएगा, 12। अब तुम चाहो Cl2 वाले से करो चाहे इस वाले मेथड से करो, सेम ही आ रहा है। इसका 23 आ गया, इसका 12 आया। ये लोचा क्या है, हर किसी की रिएक्शन याद करनी पड़ेगी फिर तो, है ना। लेकिन ऐसा करना नहीं है, हर किसी की रिएक्शन वगैरह याद नहीं करना। मैं इसका एक अलग से मेथड बता रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ तुम लोगों को, कभी भी अगर तुल्यांकी भार कैलकुलेट करने का बोले तो तुल्यांकी भार या इक्विवेलेंट मास जो होता है, तुल्यांकी भार जो होता है वो देखो क्या होगा। तुल्यांकी भार जो है वो क्या होगा, देखो अगर परमाणु है तो परमाणु भार और अणु है तो अणु भार लिख देना, डिवाइड बाई एन फैक्टर, जिसे अपन वैलेंस फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंस फैक्टर, संयोजकता कारक। क्या बोलेंगे, संयोजकता कारक। एन फैक्टर, वैलेंस फैक्टर सब एक ही बात है। तो परमाणु भार अणु भार तो मैंने ज्ञात करने सिखा दिए थे आपको। मेरे को एन फैक्टर सीखना, अगर एन फैक्टर सीख गया तो मेरा काम हो जाएगा, यही तो बात हुई। चलो एन फैक्टर कैलकुलेट करना सिखाते हैं। हेडिंग है अपनी एन फैक्टर, हेडिंग है अब अपनी एन फैक्टर। लो एन फैक्टर की बात करते हैं, अरे एन फैक्टर की। चलो एन फैक्टर से रिलेटेड अपन बात करते हैं, क्या होना चाहिए, कैसे करना है अपन को। तो एन फैक्टर का केस बना के मैं बताता हूं कैसे कैलकुलेट करना है। केस फर्स्ट, किसी परमाणु या आयन के लिए कोई परमाणु दे रखा है या फिर आपको कोई आयन दे दिया, उसके लिए पूछा कि एन फैक्टर क्या होगा। तो कोई परमाणु हो या फिर आयन हो तो उसका एन फैक्टर जो होता है वो होता है परमाणु या फिर आयन का, परमाणु या आयन का ऑक्सीडेशन नंबर। परमाणु या आयन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ही जो होगा वो क्या होगा, एन फैक्टर होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट साथ साथ में कैलकुलेट करता जा रहा हूं मैं। एग्जाम्पल लिया फर्स्ट नंबर सोडियम का, तो मेरे को मालूम है सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। तो एन फैक्टर सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड लेना है 1। इक्विवेलेंट वेट एटम है 23 अपॉन एन फैक्टर 1, 23 आ गया। 23 तो आया था पहले भी, तो सही है इसका मतलब। अगला सेकेंड एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 2, 12। समझ में आ गई बात। थर्ड एग्जाम्पल, मेरे को बोला एल्यूमिनियम, तो मैं बोलूंगा एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 तो एन फैक्टर कितना 3। इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक वेट 27 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9, यही होगा, बोलो। अगला फोर्थ नंबर एग्जाम्पल ले रहा हूं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर या तो +1 होता है या -1 होता है, कुछ भी हो मैग्नीट्यूड तो एक ही आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 1 डिवाइड बाई 1, 1 ही आएगा। पांचवा ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लिया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जनरली बोल रहा हूं -2 होगा, तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट 16/2, 8 हो जाएगा, ये लो। नेक्स्ट क्लोरीन बोला, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -1, तो एन फैक्टर कितना होगा 1। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 35.5 डिवाइड बाई 1, 35.5,
तो इसका मतलब ये जो लिखे ना तुम लोगों ने, हाइड्रोजन का 1 ग्राम ये इक्विवेलेंट वेट है, ऑक्सीजन का 8 ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, और क्लोरीन का 35.5 ग्राम क्या है, इक्विवेलेंट वेट ही थे। ठीक है बात। अगला एग्जाम्पल देखो, अगर मेरे को कभी ऐसा पूछ लिया कि बताओ Fe, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर तो जो है वो +2 भी हो सकता है या +3 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, उनका एन फैक्टर भी परिवर्तनशील होगा, 2 या 3 होगा, तो इक्विवेलेंट वेट भी अलग अलग आएगा। हाँ, 56/2 आएगा या फिर 56/3 आएगा। तो अब जब ये Fe देता है तो ध्यान रखना है कि उसका इक्विवेलेंट वेट 28 भी हो सकता है और 56/3 भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। तो मैं ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उनके इक्विवेलेंट वेट जो होते हैं, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके तुल्यांकी द्रव्यमान जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, बिल्कुल परिवर्तनशील होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन नंबर परिवर्तनशील होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर परिवर्तनशील होगा तो उसका संयोजकता कारक भी कैसा होगा, परिवर्तनशील होगा, इसलिए इक्विवेलेंट वेट भी कैसा होगा, परिवर्तनशील। बात समझ में आ रही है? बोलो। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करें। केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड के बारे में बात करते हैं। केस सेकंड के बारे में बात करते हैं। केस नंबर सेकंड, अगर कोई रेडिकल हो, मूलक हो, मूलक किसको बोलते हैं, रेडिकल या मूलक के लिए रेडिकल बोलते हैं। किसी अणु पर अगर आवेश होता है, किसी अणु पर जब आवेश होता है तो उसे रेडिकल बोलते हैं। तो इसका जो एन फैक्टर होगा, इसका एन फैक्टर सीधा आवेश दिख जाएगा, मूलक पर उपस्थित आवेश क्या हो जाएगा, मूलक पर उपस्थित आवेश, उसी को अपन क्या बोलेंगे, एन फैक्टर बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सल्फेट। तो ये देखो आवेश दिख ही गया ना, तो एन फैक्टर जो होगा वो होगा 2, इक्विवेलेंट वेट अणु बार आएगा 96 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 48। सेकेंड एग्जाम्पल लो, कार्बोनेट CO3-2, एन फैक्टर सीधा दिख गया, आवेश मैग्नीट्यूड लेना है, इक्विवेलेंट वेट 60 डिवाइड बाई 2 30। ठीक है। थर्ड नंबर, अमोनियम आयन ले लिया, NH4+, एन फैक्टर कितना दिख गया 1, इक्विवेलेंट वेट 18 डिवाइड बाई 18 आ जाएगा। फोर्थ नंबर देखो, तुमने ले लिया नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट लिया तो एन फैक्टर हो गया 1, एन फैक्टर 1 आया तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, सीधा बोलो, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा कितना 62 डिवाइड बाई 1 62। ये रेडिकल के लिए चेक कर लोगे चेक रेडिकल के लिए, हाँ या ना, हो जाएगा। चलो केस थर्ड बात करते हैं। मेरे को ये नहीं मिलते जनरली, मेरे को केस थर्ड वाला मिलेगा, यौगिक मिलेगा। यौगिक के लिए मैं डायरेक्ट यौगिक का भी बता सकता था, लेकिन मैंने आपको सारी चीजें बता दी। यौगिक के लिए आपको चेक करना है एन फैक्टर यौगिक के लिए कितना होगा। चलो चेक करते हैं यौगिक के लिए एन फैक्टर कितना होता है। तो मैं बोल रहा हूं यौगिक का एन फैक्टर जो होता है NF उबेनिस्ट आवेश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? उबेनिस्ट आवेश, कॉमन चार्ज। ये कॉमन चार्ज का मतलब क्या हुआ ये समझो पहले तो। उबेनिस्ट आवेश या कॉमन चार्ज का मतलब क्या होता है? उबेनिस्ट आवेश किसको बोलते हैं, सुनना बात को। उबेनिस्ट आवेश जो है, अगर कोई कंपाउंड न्यूट्रल है तो इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना को उतना नेगेटिव चार्ज भी होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना को उतना क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। ठीक है बात। तो सुने बात को, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है तो मैं तो बोल रहा हूं पॉजिटिव और नेगेटिव, +2 है तो -2 भी होगा। तो 2 वर्ड क्या आया,
कॉमन आया, दो वर्ड क्या है कॉमन आए, तो उस 2 को ही अपन क्या बोलेंगे n फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो आपको तो चार्ज मालूम चलना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, पहला एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, तो मेरे को मालूम है कैल्शियम के ऊपर +2 होता है, तो इसका मतलब -2 भी होगा कार्बोनेट के ऊपर, और होता है कार्बोनेट के ऊपर -2, ये देखो, तो इसका मतलब n फैक्टर 2 है। इसका n फैक्टर कितना है 2 है, n फैक्टर 2 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50। मैंने कहा देखो इसको करने का एक अल्टरनेटिव वे और है, कैल्शियम +2 में ब्रेक कर दो, कार्बोनेट -2 में ब्रेक कर दो। ये तो पहले वाला हो गया एटम या आयन, तो इसका n फैक्टर होगा 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 2, और इसका भी मैंने कैलकुलेट किया है, इन दोनों को ऐड कर दो तो भी 50 ही आएगा, देखो आएगा 50, ये देख लो। अगली बात करते हैं सेकंड नंबर एग्जांपल की। सेकंड नंबर मैंने लिया NaCl, तो NaCl लिया तो आप बोलोगे n फैक्टर 1 है, कॉमन चार्ज 1 ही, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 58.5 डिवाइड बाई 1 58.5 ही होगा। थर्ड, किसी ने एग्जांपल लिया है ऐसा Na2SO4, तो n फैक्टर, सोडियम के ऊपर चार्ज होता है +1, तो 2 सोडियम है तो +2, सल्फेट के ऊपर कितना होता है -2, तो n फैक्टर आ गया 2, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट 142 डिवाइड बाई 2 71। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लिया मैंने ये वाला Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, तो देखो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है +3, 2 एल्यूमिनियम है तो +6, सल्फेट के ऊपर होता है -2, 3 सल्फेट है तो 6, n फैक्टर हो गया 6, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 6, ये करोगे तो आ जाएगा 57। सर आपको कैसे मालूम चल गया एकदम 57 आ गया? देखो मैंने कहा ये मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको याद नहीं होता और कैलकुलेट करते उससे अच्छा तो मैं क्या करता, इसको ब्रेक कर देता एल्यूमिनियम +3 में और सल्फेट में। एल्यूमिनियम +3 का मेरे को मालूम होता है 9 होता है, इसका 48 होता है, दोनों को जोड़ो कितना आएगा 57 ही आएगा। आई बात समझ में या नहीं आई? अभी भी आ गई? बोलो। तो इस टाइप से आपको किसी भी कंपाउंड का अगर इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। किसी भी कंपाउंड का अगर इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे Fe2O3 ले लो, Fe2O3 ले लो, Fe2O3 लिया, Fe2O3 लिया तो चार्ज कितना आ गया 6, तो n फैक्टर होगा इसका 6, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट हो गया 160 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। कर लोगे इस टाइप से कैलकुलेट। ये केस नंबर हो गया थर्ड। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। केस नंबर 4। केस नंबर 4 पे बात करते हैं एसिड के लिए, अम्ल के लिए, अम्ल के लिए या एसिड के लिए। अम्ल वो होता है जो जलीय विलयन में क्या देता है H+ आयन देता है। अम्ल वो होता है जो जलीय विलयन में क्या देता है H+ आयन। n फैक्टर अम्लीय हाइड्रोजन की संख्या, अम्लीय H की संख्या, या फिर इसको अपन बोलते हैं क्षारकता। अम्ल के लिए क्या होती है क्षारकता, बेसिसिटी होती है। क्या होती है बेसिसिटी। ठीक है, एक क्षारकीय अम्ल, द्विक्षारकीय अम्ल ऐसा बोला जाता है। ये क्या हो गई बेसिसिटी। एक बात सुने ढंग से, अम्लीय हाइड्रोजन क्या होते हैं मैं समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा यहां पे समझना। अम्लीय हाइड्रोजन वो होता है जो सोनेक्स sp, क्या होता है सोनेक्स sp, उसको बोलते हैं अम्लीय हाइड्रोजन। S का मतलब सल्फर, O का मतलब ऑक्सीजन, N का मतलब नाइट्रोजन, X का मतलब हेलोजन मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और sp का मतलब एक ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडेशन क्या हो sp। एक सोनेक्स करके कोई डिस्ट्रिक्ट है उसका sp है,
तो सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एक्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर एक ऐसे कार्बन से जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो, उससे अगर कोई कनेक्टेड होता है हाइड्रोजन तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है बात। चलो मैं यहां पे कुछ एसिड लिख रहा हूं, इधर उनका एन फैक्टर लिखूंगा, इधर इनका इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर के टर्म्स में लिखने वाला हूं। ठीक है, HCl लिया तो हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, एसिडिक है, एन फैक्टर 1 है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 1 मींस m ही आएगा। H2SO4 लिया, दो एसिडिक हाइड्रोजन है तो m/2 आएगा। ठीक है, थर्ड नंबर ऑक्जेलिक एसिड लिया, H2C2O4, किसी को लगा क्या मालूम एसिडिक हाइड्रोजन कितने होंगे, मैंने कहा स्ट्रक्चर बना लो। ऑक्जेलिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इसका मतलब एसिडिक है, m/2, इसका m होता 90 डिवाइड बाई 2 45 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45। ये तो ऑक्जेलिक एसिड ऐसा है, अगर ऑक्जेलिक एसिड ऐसा दे दिया जाए तो H2C2O4.2H2O, ये हाइड्रेट है, एन फैक्टर तो अभी भी 2 होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2 होगा, मॉलिक्यूलर वेट में 36 और जुड़ गया तो 63 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 63। आगे देखें, हो गया ऑक्जेलिक एसिड, ये हो गया, HCl हो गया, HNO3 ले लिया आपने बाई चांस, H किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन से नहीं ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये देखो NOH डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, तो यहां पे नाइट्रो एक एसिडिक हाइड्रोजन ये आ गया, M आएगा। अभी तक हुआ क्या, जो H दिख रहा है ना वही तो N फैक्टर बनता जा रहा है, देखो है ना, अभी तक तो यही हुआ। अब देखना ढंग से, H3PO2 दिखे तो 3 हाइड्रोजन, तो अपन को लगा नहीं 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 N फैक्टर तो 3 होना चाहिए, बट देखो P डबल बॉन्ड O ये आएगा। क्या फॉस्फोरस से कनेक्टेड हाइड्रोजन एसिडिक होता है, नहीं होते, तो एक ही तो एसिडिक हाइड्रोजन है, जो दिखता है वो होता नहीं है, वो देखो यहां पे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 1 m ही आएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल S3PO3, S3PO3 N फैक्टर होगा 2, कैसे, ये रहा इसका स्ट्रक्चर, P डबल बॉन्ड O, OH OH एंड H, 2 ही तो है तो m/2, और लास्ट में S3PO4, बस इन 2 का ही ध्यान रखना, जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा है, बाकी सब में जैसा होगा वैसा दिखेगा, वैसा ही होगा, m/3, कैसे, ये P डबल बॉन्ड O, ये OH, ये OH और ये OH, तो एसिड वाले केस सारे हो गए अम्ल के लिए। चलो केस फिफ्थ की बात करते हैं, केस फिफ्थ क्षार के लिए, बेस के लिए, क्षार के लिए बात करूंगा, बेस के लिए बात करने वाला हूं। ठीक है, क्षार या फिर बेस के लिए, बेस के लिए अगर एन फैक्टर की बात करोगे, हाइड्रोक्सिल OH माइनस आयनों की संख्या के बराबर होगा, OH माइनस आयनों की संख्या के बराबर होगा एन फैक्टर के। ठीक है, और OH माइनस की संख्या को क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिडिटी, अम्लीयता। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें कोई अपवाद है ही नहीं, जो OH दिखेगा वही होगा। मैं कुछ बेस लिख देता हूं, ये लो बेस, और ये उनका एन फैक्टर, और ये इधर उनका इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, चलो चेक करते जाओ। पहला एग्जांपल लिखा NaOH का, एक OH दिख रहा है तो एन फैक्टर 1, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 1 Ma आएगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2 OH दिख रहे हैं, 2 m डिवाइड बाई 2। अगला एग्जांपल AlOH होल थ्राइस, 3 OH दिख रहे हैं तो m/3। ठीक है, सिंपल सिंपल से एग्जांपल है, ये बेस हो गया, एन फैक्टर हो गया, इक्विवेलेंट वेट हो गया। चले आगे, ये केस 5 हो गए। केस 6 की बात करते हैं, लास्ट केस, केस नंबर 6। केस नंबर 6,
केस नंबर 6 रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए, केस नंबर 6 रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। रेडॉक्स रिएक्शन का एन फैक्टर क्या होगा वो देखो, रेडॉक्स रिएक्शन का एन फैक्टर क्या होगा वो अब आपको चेक करना है। रेडॉक्स रिएक्शन का जो एन फैक्टर होता है, रेडॉक्स रिएक्शन का जो एन फैक्टर होता है वो देखो क्या होता है। या तो मैं बोलूंगा प्रति अणु ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन। अच्छा, ये प्रति अणु ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन, इसको तो अपन ने क्या बोला था, टोपी होता है, तो ये तो यही होगा। या फिर सुने बात को, सुनना ढंग से क्या बोल रहा हूं, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर अगर 0 था तो +2 आ गया, तो 2 का इंक्रीमेंट हुआ, 2 का इंक्रीमेंट हुआ, तो 2 ऑक्सीडेशन नंबर अगर मेरा परिवर्तित हुआ, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ट्रांसफर किए, तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन होता है। तो इसको ऐसा भी बोल सकता हूं प्रति अणु इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण। जितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन होगा। अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला हूं तो इसका मतलब 100% ऑक्सीडेशन नंबर में 4 का परिवर्तन होगा। अगर -2 है तो +2 में पहुंच जाएगा, 0 है तो +4 में पहुंच जाएगा, +2 में है तो +6 में पहुंच जाएगा। ठीक है बात। तो या तो प्रति अणु इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण या प्रति अणु ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एन फैक्टर बोलते हैं। समझते जाइएगा। अब एग्जांपल आप दो, पहला एग्जांपल ले रहा हूं, रेडॉक्स रिएक्शन है, लिखूंगा सारी। फर्स्ट Fe+2 में था, कन्वर्ट हुआ Fe+3 में। ठीक है, कितने का ऑक्सीडेशन नंबर का परिवर्तन हुआ, 1 का, तो इसका एन फैक्टर जो होगा वो कितना होगा, 1। सुनना बात को ढंग से, एन फैक्टर हुआ 1, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe+2 कितना होगा, इसका एटॉमिक वेट 56 डिवाइड बाई 1, 56 ही होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर एग्जांपल, Sn+2 था, Sn+4 में कन्वर्ट हो गया, तो एन फैक्टर हो गया 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा Sn+2 का, तो मैं बोलूंगा इसका एटॉमिक वेट डिवाइड बाई कितना, 2। मेरे को एटॉमिक वेट अभी इसका याद नहीं है तो मैं लिख भी नहीं रहा हूं, मैंने बोला ना याद रखने की जरूरत भी नहीं है, मिल जाएगा अपना आप अपन को। तो थर्ड नंबर एग्जांपल लेते हैं, मेरे को मिला ऑक्जेलेट आयन मिला, जैसे C2O4-2 कन्वर्ट हो गया CO2 में। ढंग से सुनना, अब इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। ऑक्सीडेशन नंबर लिखा +3, इधर हो गया +4। ठीक है, ऑक्जेलेट का एन फैक्टर लिख रहा हूं मैं, किसका, ऑक्जेलेट का एन फैक्टर। अलग अलग आता है एन फैक्टर, ध्यान रखना। +3 से +4, 1 का चेंज, कितने कार्बन है, 2 है, तो 1 × 2 कितने का चेंज आया, 2 का। मेरे को कोई पूछ ले CO2 का एन फैक्टर क्या होगा, तो CO2 का एन फैक्टर, इसका मतलब रिएक्शन अब ऐसे चेक करनी है आपको। कार्बन है 4 में, इधर गया 3 में, 1 ही तो कार्बन था इधर, तो 1 का ही आएगा। ये लो मजेदार बात। अब अगर मेरे से पूछे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्जेलेट कितना होगा, तो मैं बोलूंगा 88 डिवाइड बाई 2, 44। और अगर मेरे से पूछे इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO2 कितना होगा इसमें, तो मैं बोलूंगा 44 मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 1, 44 ही है। समझ में आई बात या नहीं आई? एन फैक्टर दोनों का अलग अलग होगा, इसका एन फैक्टर और इसका एन फैक्टर क्या होता है, अलग अलग होता है। सिमिलर वे में अगर मैंने ऐसा बोला डाइक्रोमेट है Cr2O7-2 कन्वर्ट हुआ Cr+3 में। ठीक है, मैं बोलता हूं एन फैक्टर किसका, डाइक्रोमेट का Cr2O7-2 का, तो +6 से +3 में गया, 2 है तो 6 का चेंज आया। एन फैक्टर बोलूं Cr+3 का, तो वो तो 3 ही आएगा। अगर इक्विवेलेंट वेट बोलूं, इक्विवेलेंट वेट किसका, डाइक्रोमेट का, तो डाइक्रोमेट का हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 6। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट मैंने बोला Cr+3 का, तो बोलूंगा इसका एटॉमिक वेट डिवाइड बाई 3। ये बात समझ में आई, बोलो। ठीक है, K2Cr2O7 जो होता है वो कन्वर्ट होता है Cr+3 में। K2Cr2O7 का कलर जो होता है वो होता है
ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, Cr+3 ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इसका अगर मेरे को इक्विवेलेंट वेट चाहिए तो ये डाइक्रोमेट से ही तो आया है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 जो होगा, इसका मोलिकुलर वेट जो होता है वो होता है 294 डिवाइड बाई 6, ठीक है, 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 49। चलो आगे बात करते हैं। 5वां नंबर एग्जाम्पल, MnO4 माइनस या KMnO4 ले लो, एक ही बात है, पर्पल कलर का कंपाउंड होता है। K2Cr2O7 जो होता है वो ओनली फॉर एसिडिक मीडियम में, मीडियम लिखना चाहो तो एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। K2Cr2O7 केवल एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है, जबकि KMnO4 तीनों मीडियम में, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, तीनों मीडियम में किसकी तरह व्यवहार करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ये लो, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि एसिडिक मीडियम है तो H+ होगा। एक स्ट्रॉन्ग बेसिक ले लो, एक ले लो स्लाइटली बेसिक, मतलब हल्का सारीय, कुछ नहीं बोले तो हल्का सारीय कंसीडर करना है, या न्यूट्रल ले लो। स्लाइटली बेसिक या न्यूट्रल में सेम में चेंज होगा। स्ट्रॉन्ग बेसिक बोलता है तभी लेना है, नहीं तो बेसिक बोले तो स्लाइटली बेसिक लेना है। किस में कन्वर्ट होगा वो देखते जाओ। कन्वर्ट होगा एसिडिक मीडियम होगा तो Mn+2 में, इसमें कन्वर्ट होगा MnO4-2 में, और इसमें कन्वर्ट होगा MnO2 में, ठीक है। Mn+2 कलरलेस है, तो जब भी बोले ना कि KMnO4 कलरलेस हो गया, इसका मतलब एसिडिक मीडियम में था, Mn+2 में कन्वर्ट हुआ। MnO4-2 ग्रीन कलर का है, MnO2 ब्लैक कलर का है, ठीक है। एन फैक्टर चेक करते हुए जा रहे हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में। +7 में था, किसमें था? +7 में, +2 में गया, इधर +6 में गया, और इधर गया +4 में। तो एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5, तो इक्विवेलेंट वेट मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेसिक में 7 से 6 1 का चेंज M के बराबर आएगा। स्लाइटली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में कितने का चेंज आया? 3 का, तो M/3, ये हो जाएगा। बात आ रही समझ में? ये इस टाइप से आपको क्या चेक करना है? इनका एन फैक्टर चेक करना है। किसका? रेडॉक्स रिएक्शन का। आगे और बता रहा हूं, ये तो सिंपल रेडॉक्स चल रही है अभी तक। पांच एग्जाम्पल बता दिए रेडॉक्स में अभी तक मैंने आपको। अब होता क्या है कि जैसे ही रट्टा मारते हो तो गलत हो जाएगा। कैसे? मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, समझ रहे हैं बात को। 6 नंबर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया BaMnO4 होल ट्वाइस, बेरियम पर मैग्नेट। बेरियम के ऊपर +2 होता है, MnO4 के ऊपर -1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा। ये एसिडिक मीडियम है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक है, ये स्लाइटली बेसिक है, ठीक है। कन्वर्ट तो वही होगा, क्या होगा कन्वर्ट? Mn+2 में, ठीक है भैया, MnO4-2 में और MnO2 में। सुनना बात को, एन फैक्टर और इधर इक्विवेलेंट वेट, ये मेन मुद्दे की बात है। +7 में था, हाँ, +2 में गया, 5 का चेंज हुआ। बताओ इसमें Mn कितने हैं? 2 है ना, तो 5 नहीं 10 का चेंज हुआ, M/10 आएगा। लोगों को रट्टा मारा हुआ होता 5 का चेंज होता है एसिडिक मीडियम। पहले चेक तो करो कि MnO4 है या बेरियम पर मैग्नेट है। डबल हो जाएगा सब, एक की जगह 2 आएगा तो M/2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा था? 3, 7 से 4 3, तो 6 का चेंज आएगा, M/6 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो कंपाउंड चेंज करने पे देखो ये सब कुछ चेंज हो जाता है, तो ध्यान रखना, प्रति अणु में ध्यान रहे, इसलिए बोल रहा हूं बार बार। 7वां, थायोसल्फेट H2O3-2, थायोसल्फेट नाम है इसका, पहले भी बात कर चुके हैं। ये एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग रिएक्शन शो करता है। ये एसिडिक मीडियम और ये बेसिक मीडियम।
दोनों में अलग अलग रिएक्शन शो करेगा। कैसे? एसिडिक मीडियम में तो टेट्राथायोनेट बनाता है और बेसिक मीडियम में बनाता है SO4-2। एन फैक्टर की बात करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 2 है, यहाँ पे प्लस का 2.5 है और इधर प्लस का 6 है, तो 2 से 2.5 का कितने सल्फर है? 2। एन फैक्टर आएगा 1। इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 1। 2 से 6 का 4 का चेंज है, 4 दूनी 8, m/8। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, KHC2O4 पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्जेलेट। ये दो काम आ सकता है, दो तरीके से काम आ सकता है। एक तो ये अभी एसिड भी है, अभी क्या है? एसिड भी है। ऑक्जेलिक एसिड में ये दो होते हैं, C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH OH, दो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। एक एसिडिक हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह पोटेशियम आ गया, अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन तो है ना, तो एन फैक्टर होगा 1। अगर एन फैक्टर 1 होगा तो इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? m। अगर ये काम करे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या? दूसरों का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन, तो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो ये कन्वर्ट होगा CO2 में, तो एन फैक्टर आएगा 2। एन फैक्टर 2 आएगा तो इक्विवेलेंट वेट आएगा m/2। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि पोटेशियम ऑक्जेलेट अगर एसिड की तरह काम करेगा तो इक्विवेलेंट वेट m आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो m/2 आएगा। अगला एग्जांपल देखो, 9 नंबर एग्जांपल। अगर मेरे को ऐसा बोले कि नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है तो एन फैक्टर कितना आएगा? ऑर्गेनिक में तो मेरे को मालूम है, वही है, ऑर्गेनिक में आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ते हो तो नाइट्रोबेंजीन का अगर 6H वाला रिडक्शन कराते हो तो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। 6H जुड़े, इसका मतलब 6 ऑक्सीडेशन नंबर का परिवर्तन होगा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो n बराबर 6 आना चाहिए बेसिकली। तो देखो कैसे, अब देखना यहाँ पे n 6 आएगा या नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ नाइट्रोजन दोनों में सेम है तो ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो। इस NO2 को ऐसे लिख दूं, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋण है तो 2 लेगा, 2 और 2 4, लेकिन कार्बन से इसने वापस ले लिया तो +3। हाइड्रोजन से भी लेगा, इस कार्बन से भी लेगा, -3, +3 से -3 में एन फैक्टर कितना होगा इसका? 6। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू m/6। आगे m/6 ये आ जाएगा 9 नंबर में। चले आगे, ये 9 तो मैंने आपको नॉर्मल बता दिए, और देख लो अगर आपको लगता है कि और बताना है, जैसे ये ले लो, FeS2 लिया, ये कन्वर्ट हो गया Fe2O3 में प्लस SO3 में। ये लो, FeS2 का कैलकुलेट करना है। ये FeS2 जो है ना, FeS2, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 है और इस सल्फर का -1 है। ये सल्फर जो है वो एज ए पर ऑक्साइड है, इसको पर सल्फाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर सल्फाइड। तो FeS2 का एन फैक्टर जब चेक करोगे तो देखो Fe+2 से जो है वो कन्वर्ट हुआ +3 में, तो कितने का चेंज आएगा? 1। तो Fe के ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन प्लस सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन, यही तो बात होगी, सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन, ये दोनों बात होगी। तो देखो Fe के ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन तो हुआ +2 से +3 1 का, यही हुआ ना, +2 से +3 1 का आएगा। सल्फर के लिए बात करते हैं, -1 से गया +6 में, कितने का चेंज हुआ? 7 का। कितने सल्फर है? 2। कितने का चेंज हुआ? 15 का। एन फैक्टर आ गया 15। इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? m/15। इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? m/15। जल्दी से नोट करो, आगे बात करते हैं। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। 10 एग्जाम्पल तो ये हो गए। आगे बात करते हैं, लो डिसप्रपोर्शन और ये आ जाए तो कैसे काम करे फिर? डिसप्रपोर्शन आ जाए या टाइप 3 की आ जाए तो वो कैसे काम करे, वो इंपॉर्टेंट बात है, सुनो।
बात को सुनना, डिसप्रपोर्शन आ गया, जैसे P4 आ गया प्लस OH माइनस था, बोला इस रिएक्शन में है बात, तो मैंने कहा ठीक है, ये जब रिएक्शन आए तो थोड़ा आपको जो है ना, थोड़ा सा उस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रिएक्शन बैलेंस कैसे होती, पहली बात तो इसमें ये आइडिया रहना चाहिए। अब मेरे को ये आइडिया था कि यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा बस, और यहाँ पे 1 आएगा बस, ये ध्यान रहे, पूरी बैलेंस नहीं करनी, बस इतनी सी बैलेंस हो जाए, है ना। फिक्स फेमस एग्जाम्पल है, अगर एक बार उनको आपने हाथ, अगर आपने खुद ने बैलेंस कर लिया तो आइडिया रह जाएगा क्या क्या आने वाला है। सुनो बात को ढंग से, आप सुनना, ये -3 था, ये +1 था, ये था 0, -3 से गया 0 में, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, +1 वाला गया 0 में, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग किए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए इस रिएक्शन में, बोलो। टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए 3। मैं P4 का n फैक्टर कैलकुलेट कर रहा हूं, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मॉलिक्यूल, P4 का एक ही मॉलिक्यूल है तो आएगा 3, इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 3, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 31 × 4 डिवाइड बाई 3, आया समझ में। और देखो एक और बता रहे हैं, जैसे ये वाला ले लिया, Cl2 ले लिया प्लस OH माइनस ले लिया, Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस लिया, तो मेरे को मालूम है ना इस रिएक्शन में बैलेंसिंग कैसे की थी, 5 यहां लिखे थे तुम लोगों ने, 1 यहां पे लिखे थे, 3 यहां पे। टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देख लो, सीधा बता रहा हूं, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए, -1 वाला गया 0 में, 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, +5 वाला गया 0 में, 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, n फैक्टर किसका, Cl2 का, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मॉलिक्यूल आ गया 3 मॉलिक्यूल के लिए 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितना आएगा, तो इक्विवेलेंट वेट आएगा m/5/3, 3m/5, m कितना है 71 है, m कितना है 71 है, हो गया। डिस्प्रपोर्शन का चेक कर लोगे। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की जो रेडॉक्स थी, उसमें कैसे करें। कॉपर प्लस HNO3 लेता हूं और कंपाउंड बना देता हूं, कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 बना देता हूं। चलो, तो जब ये रिएक्शन बैलेंस की थी तुम लोगों ने तो ऐसा लिखा था, कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 बना देता हूं, तुम लोगों ने ऐसा लिखा था बैलेंसिंग करते टाइम। 2 का चेंज हुआ तो 2 इधर लिखा था, 1 इधर लिखा था, यही तो बात हुई थी। 2 इधर लिखा था तो 2 नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन 4, तो तुम लोगों ने लिखा था 4 HNO3 है, कितने है 4 HNO3, यही तो हुआ था। 4 HNO3 से वापस लिखा था 2 H2O, यही तो हुई थी बात। ठीक है, सुनना बात को, इस रिएक्शन में कॉपर जो था वो था +2 में और गया 0 में, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए 2। मैं n फैक्टर कैलकुलेट कर रहा हूं HNO3 का, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मॉलिक्यूल 4, तो 1/2। इक्विवेलेंट वेट पूछे HNO3 का, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1/2, इसका मतलब 2m आएगा। क्या आएगा 2m। मैंने तुमसे पूछा HNO3 का इक्विवेलेंट वेट क्या है, रिएक्शन नहीं दी, तो तुम्हें लगा HNO3 एज ए एसिड है, तो कितना होगा 63 डिवाइड बाई 1, 63। मैंने इस रिएक्शन देख के पूछा कि HNO3 का इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो देखो 63 का डबल 126 आ गया। तो रिएक्शन टू रिएक्शन क्या करेगा, वेरीज होगा इक्विवेलेंट वेट। समझ में आ रही बात। अगला एक लास्ट एग्जांपल और देख लो। मैंने तुमसे पूछा HCl का इक्विवेलेंट वेट क्या है, लिखवाया था ना 36.5 होता है। अब देखना यहां पे KMnO4 है प्लस HCl है, KCl बनेगा प्लस MnCl2 बनेगा प्लस Cl2 बनेगा। ठीक है, तो अपन ने कैलकुलेट किया था, इसका आएगा 5 फैक्टर आएगा, तो इधर लिखा था 5, इधर लिखा था 2, 10 और 4 14, इधर लिखा था 2, इधर लिखा था 16। ठीक है, Mn2 है तो ये 2 आएगा, यही बात होगी ना। 7 था, 5 2 में गया, कितने का चेंज हुआ, 7 था 2 में गया, 5 का चेंज, 2 है तो 10 का चेंज, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए 10। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं वापस उल्टे तरीके से बता देता हूं, अभी इधर से बताया था इधर से बताता हूं।
क्लोरीन है 0 में, उधर जा रहा तो -1 में, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। कितने क्लोरीन है? 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 10। एन फैक्टर किसका? HCl का 10/16 प्रति मॉलिक्यूल आता है 5/8। इक्विवेलेंट वेट किसका? HCl का कितना आएगा इक्विवेलेंट वेट? m डिवाइड बाई 5/8, 8m/5 क्या आएगा? 8m/5। कर लोगे कैलकुलेट इस टाइप से? तो 11, 12, 13, 14 एग्जाम्पल करवा दिया आपको एन फैक्टर के। ठीक है बात, एन फैक्टर की कहानी समझ में आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे किसकी? नॉर्मलता की, H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ की, फिर कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस की। इक्विवेलेंस के क्वेश्चन करेंगे। इक्विवेलेंस के क्वेश्चन करने से पहले, हाँ इक्विवेलेंस के क्वेश्चन कर लेंगे, इक्विवेलेंस के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन की एक, और दूसरा बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स की। ठीक है, अब मॉड्यूल सोल्व करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन उसके भी क्वेश्चन देखेंगे टाइम मिला तो, अदरवाइज देख लो मैंने खूब सारे एग्जाम्पल तो करवा दिए। ठीक है बात, यहाँ तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।